नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आकांक्षा द DI में। इस खास सीरीज में हम बात करते हैं करंट अफेयर्स और साथ ही करते हैं उनका एनालिसिस, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी के साथ ही अन्य एग्जाम के लिए अत्यधिक सहायक है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनों के साथ शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल ये आपका वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज मुझे 2 दिन का करंट अफेयर अपलोड करना पड़ रहा है। हो सकता है इसके लिए इसका थोड़ा टाइम बढ़ जाए, तो इसके लिए मैं आपसे पुनः माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के बारे में। नागार्जुनकोंडा के स्मारक, सालिहुंडम में बौद्ध अवशेष और लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश में आदर्श स्मारक योजना की शुरुआत की जा रही है। मध्य प्रदेश ने ग्वालियर और राज्य के ओरछा शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना की शुरुआत की है। उच्चतम न्यायालय ने 20 जुलाई को 2-1 के बहुमत वाले फैसले से 97वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन इसके द्वारा डाले गए एक हिस्से को खारिज कर दिया गया, जो संविधान और सहकारी समितियों के कामकाज से संबंधित है। भीमा कोरेगांव जाट हिंसा मामले में विचाराधीन कैदियों के मुद्दे को उजागर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि त्वरित परीक्षण एक मौलिक अधिकार है। ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष में 10 मिनट की उड़ान के बाद अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। उनके साथ उनके भाई मार्क बेजोस, बैली फंक और 18 वर्षीय यात्री ओलिवर डोमेन भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के कार्यकर्ता अरेंद लेचोंगबोम को रिहा करने का निर्देश दिया है, जिसे कथित तौर पर एक बीजेपी नेता की मौत के संदर्भ में कोविड-19 के इलाज के रूप में गाय के गोबर और मूत्र की प्रभावकारिता पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए हिरासत में लिया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 और जम्मू कश्मीर सिविल सेवा अधिनियम 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूर्ववर्ती राज्य विषयों के जीवन साथी और अदवास प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिनके पास एक मूल निवासी प्रमाण पत्र इससे पहले बाहर विवाहित महिलाओं के पति इन दस्तावेजों को हासिल कर सकेंगे। लोकपाल को अस्तित्व में आए 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी केंद्र ने अभी तक जांच निर्देश की नियुक्ति नहीं की है, जिसके लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा भारत में इस साल H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा से पहली मौत का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही साथ भारत ने स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा हम कुछ और सुर्खियों को देखते हैं, तो आइए इनका करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं आदर्श स्मारक योजना की, जो कि जीएस पेपर 1 से लिंक है। नागार्जुनकोंडा के स्मारक सालिहुडम में बौद्ध अवशेष और लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश में आदर्श स्मारक के रूप में पहचाना गया है। तो इन दो को आदर्श स्मारक का नाम दिया जाएगा। कौन कौन से? सालिहुडम बौद्ध अवशेष और लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर। तो आइए देखते हैं कि इस योजना के बारे में क्या है। आदर्श स्मारक योजना आखिर है क्या? ये विशेष रूप से विकलांगों के लिए बेहतर आगंतुक सुविधाएं, अर्थात आपको टूरिज्म की अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध कराने के साथ साथ इसको शुरू किया गया है, जिसे संस्कृति मंत्रालय ने लागू किया है। इसके अलावा योजना के तहत प्रिजर्व स्थलों पर नागरिक सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने उन्नयन के लिए 100 स्मारकों को आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किया था। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो किस मंत्रालय द्वारा से शुरू किया गया है, तो उसका आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा। और आपसे ये आ जाए कि इसके उन्नयन के लिए किसने चिन्हित किया है, कौन सा अथॉरिटी है, तो वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण। अगर इस योजना का उद्देश्य की बात की जाए तो ये क्या करती है, जहाँ पे साइट्स होती हैं उनको क्या करती है, वहाँ पे जो जितने टूरिस्ट आते हैं उनको उनके लिए अनुकूल बनाती है। साथ ही साथ उनको ऑडिबल और उनको वीडियो जो केंद्र प्रदान करती है। इसके अलावा स्मारक को जो कि हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए आसान सुलभ बनाती है। साथ ही साथ स्वच्छ भारत अभियान को लागू करने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आइए बात करते हैं ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के बारे में। मध्य प्रदेश ने ग्वालियर और राज्य के ओरछा शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना की शुरुआत की है। इन शहरों के विकास और प्रबंधन की योजना यूनेस्को द्वारा तैयार की जाएगी। इसमें इतिहास, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, आर्थिक विकास, सामुदायिक विकास समेत तमाम पहलुओं में शामिल किया जाएगा। इन स्थलों को यूनेस्को, भारत सरकार और एमपी द्वारा संयुक्त रूप से उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करके विकसित किया जाएगा। तो आपसे अगर प्रश्न ये आता है कि ऐतिहासिक शहरी लैंड इसके परियोजना में कौन कौन से भागीदार होते हैं, तो इसमें 3 लोग भागीदार होते हैं। एक तो होता है यूनेस्को, दूसरा होता है उस देश की सरकार और तीसरा होता है जिस राज्य में लागू किया जा रहा है वो राज्य। तो अगर इसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो सबसे हम बात करते हैं पहले ग्वालियर की। तो आपको ये दिखाई पड़ रहा है चित्र, ये ग्वालियर का नाइट में लिया गया चित्र है। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर दृश्य है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और ओरछा को दिसंबर 2020 में अपनी शहरी प्रदेश शहर कार्यक्रम के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था।
तो ग्वालियर 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया शहर है, जिसको गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल, कछवाहों और सिंधिया द्वारा शासित किया गया। उनके द्वारा छोड़े गए स्मृति चिन्ह चिन्ह क्षेत्रों को स्मारकों, किलों और महलों में बहुतायत में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों को पाया जाता है, इसलिए इसको क्या प्रिजर्व किया जा रहा है। अगला है ओरछा शहर। ओरछा शहर अपने मंदिरों और महलों के लिए लोकप्रिय है, जो कि 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी। तो आपसे क्वेश्चन है कि बुंदेला, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बुंदेला लोगों की राजधानी कौन सी थी, तो उसका आंसर है ओरछा। तो आप ये देख रहे हैं, भव्य जो ये महल देख रहे हैं, इस शहर के प्रसिद्ध स्थल राजमहल, जहांगीर महल, रामराज मंदिर, राय प्रवीण महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर हैं। तो आप जिसको ये देख रहे हैं, ये है राजमहल। तो आप देख सकते हैं, जैसा ये नाम से ही है उतना ही खूबसूरत है ये राजमहल। अगर हम ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के दृष्टिकोण के बारे में बात करें, तो इसे 2011 में यूनेस्को ने आम सम्मेलन में अपनाया है। साथ ही साथ ये यूनेस्को ने HUL अर्थात हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप दृष्टिकोण को गतिशील और विकसित वातावरण पाए जाने की विरासत संसाधनों के प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया है। यह शहरी विकास प्रक्रिया में स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सार्वजनिक और निजी अभिनेताओं सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट संबंधी चिंताओं को संबोधित करता है। आइए बात करते हैं 97वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित संविधान के भाग को निरस्त कर दिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। ये जीएस पेपर 2 से लिंक है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को 2-1 के बहुमत वाले फैसले से 97वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है, लेकिन इसके द्वारा डाले गए एक हिस्से को खारिज कर दिया है, जो संविधान और सहकारी समितियों के कामकाज से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि 97 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जो नए चेंज किए गए थे, जो 2 और 1 से पारित किए गए थे, उसमें उनकी जो वैधता है, उसको लीगलिटी को तो बरकरार रखा गया है, लेकिन उसके एक सब पोर्शन को हटा दिया गया है। तो आइए बात देखते हैं क्या हटाया गया है। अगर हम सबसे पहले देखें कि 97वां संविधान संशोधन आखिर बात किसकी करता है, यह देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को निपटाता है। तो आपसे प्रश्न आए कि सहकारियां समितियां किस संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई हैं, तो वो 97वां संविधान संशोधन। यह दिसंबर 2011 में संसद द्वारा पारित किया गया और 15 फरवरी 2012 को लागू हुआ। इसमें सहकारिताओं को संरक्षण देने के लिए तथा ट्रिब्यूनल को संरक्षण देने के लिए आर्टिकल 19(1)(c) में संशोधन किया गया और उनसे संबंधित अनुच्छेद 43B और भाग 9B को सम्मिलित किया गया है। तो सहकारी समितियों की वजह से भाग 9 को बी को संविधान में शामिल किया गया और अनुच्छेद 43B में कुछ संशोधन किए गए। तो आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा इसमें क्या था जिसे कोर्ट ने इस हिस्से को रद्द कर दिया है। संविधान संशोधन रद्द नहीं किया है, पर उसके कुछ हिस्से को रद्द किया है। तो देखते हैं क्या हुआ है। 97वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को रद्द करने के गुजरात उच्च न्यायालय के 2013 के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद सहकारी समितियों के संबंध में कानून नहीं बना सकती, क्योंकि ये राज्य का विषय। आखिर हुआ क्या था कि सबसे पहले गुजरात राज्य में ये शिकायत की गई थी कि क्योंकि सहकारी समितियों वाला प्रबंध राज्य की जो लिस्ट है उनमें आता है। आपको पता होना चाहिए कि 3 तरीके की लिस्ट होती हैं, एक स्टेट की, एक सेंटर की, एक कंकरी लिस्ट होती है। तो ये विषय था, ये राज्य सहकारी समितियां, ट्रिब्यूनल का जो कार्य है वो राज्य विषय से संबंधित है। तो केंद्र सरकार या संसद इसमें कोई कार्य या कोई कानून नहीं बना सकती है। तो ये फैसला 2013 में गुजरात हाई कोर्ट ने दे दिया था, उसी को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको हामी भर दी है। साथ ही साथ इसमें कई और लोगों ने तर्क ये भी दिया है कि संशोधन ने सहकारी समितियों के संबंध में कानून बनाने के लिए राज्य के अन्य डोमेन में सीधा प्रवेश किया है, कि उसे क्षेत्राधिकार के अंदर प्रवेश किया है और प्रवेश करके अपना अधिकार जमाने की कोशिश की है, जो कि केंद्र राज्य के बीच जो बैलेंस है उसको बिगाड़ रहा है। हालांकि केंद्र ने तर्क ये भी दिया है कि राज्यों को सहकारी समितियों के संबंध में कानून बनाने की उनकी शक्ति से वंचित नहीं करता है। तो केंद्र ने इसका अपना लॉजिक ये दिया है कि हमने बना तो जरूर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने आपकी शक्ति को छीन लिया है, उनकी बरकरार है, हमने बस उसमें संशोधन किया है। तो देखते हैं केंद्र ने ऐसा तर्क दिया क्यों है। केंद्र ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके मैनेजमेंट में अगर आपको एक रूपता लानी है, एक जैसे पूरे देश में लागू करना, सभी राज्यों में एक जैसा हो, तो इसलिए हमने बना दिया है। और इससे कोई सेंटर ने किसी भी स्टेट की इससे कोई भी शक्तियां छीनी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका लॉजिक ये दिया, ये बोल के कह दिया है कि अगर केंद्र को एक रूपता ही हासिल करने का प्रावधान था, तो इसके लिए उसके पास सिर्फ एक प्रावधान है, जो रास्ता है वो 252 है, जो आपको पता है आपात से संबंधित है। उसके तहत, सॉरी, दो आपात से 352 है, मैं गलत बोल गया। 252 के तहत एकमात्र रास्ता उपलब्ध था जो संसद की सहमति से 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कानून बनाने की से संबंधित है। तो उसमें आप कर सकते थे, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो ऐसा होने के बाद क्योंकि अब तो रद्द कर दिया गया, तो हम देखते हैं आगे आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो ट्रिब्यूनल्स कमेटी का विषय राज्य सूची के अंतर्गत है और कानून बनाने के लिए पूर्ण और विशेष रूप से राज्य विधानसभाओं से संबंधित है, और किसी भी परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 368(2) के अनुसार राज्य विधान सभाओं के कम से कम आधे से अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। आपको हम बता दें, जब भी कोई राज्य से संबंधित विषय में चेंज करना होता है और उसे सेंटर चेंज करे,
तो वो आर्टिकल 368 के तहत इस चेंज को लाती है और उसके लिए आपको कम से कम आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भारत के संविधान का भाग 9 भी केवल तभी तक प्रभावी है जब तक ये भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बहु राज्य सहकारी समितियों से संबंधित रहेगा। आइए बात करते हैं, सर उच्च न्यायालय ने एक इंपॉर्टेंट बात की है, हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट बात कही है, त्वरित सुनवाई मौलिक अधिकार है, इसलिए त्वरित सुनवाई की बात की जाए। देखिए ऐसा क्यों कहा गया है। भीमा कोरेगांव जात हिंसा मामले में विचाराधीन कैदियों के मुद्दे को उजागर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि त्वरित परीक्षण एक मौलिक अधिकार है, आपको तुरंत सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए। ये भीमा कोरेगांव के अंदर ये एक पिलर बनाया गया है, यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं शांति के लिए कि वहाँ पे एक घटना हुई थी, आगे उसको विस्तार में देखते हैं हुआ क्या था, आखिर मुद्दा क्या है कि मामले जिसमें आरोप अभी तक तय नहीं किए गए हैं, बस कुछ गवाहों से पूछताछ की जा रही है और उस इसकी वजह से कुछ लोग क्या है अभी तक जेल के अंदर बंद हैं, उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। उनको तुरंत ही आपको स्पीड ट्रायल करके उनकी सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप बेकसूर हैं और बेफालतू में अगर जेल के अंदर बंद हैं तो ये भी आपके लिए एक अन्याय ही है। भले आप दोषी हैं या नहीं वो तो आपको कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन अगर अभी तक कोर्ट ने फैसला नहीं किया है तब तक आप जेल के अंदर बंद हैं, तो ये भी आपके एक फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। तो देखते हैं राइट टू स्पीड ट्रायल का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है समाज में न्याय को स्थापित करना है। इसके अलावा अंग्रेजी कानून के उस ऐतिहासिक दस्तावेज मैग्ना कार्टा में सबसे पहले इसका उल्लेख किया गया था। साथ ही साथ भारत में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है जो ये घोषित करता है कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात आपको ये बता दें इसके सीधे शब्दों आसान शब्दों में ये क्या है कि आपको कानून द्वारा प्रक्रिया के अलावा आपके कोई भी आपकी जीवन या आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं या आपकी गरिमा है, आपका अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसको कोई नहीं छीन सकता है जब तक कि आप दोषी करार नहीं है। इसके अलावा अगर एक प्रमुख मामला देखें वो है कटार सिंह बनाम पंजाब राज्य 1994। कटार सिंह बनाम पंजाब राज्य 1994 मामले में ये बात कही गई, घोषित किया गया है कि स्पीड ट्रायल का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के एक अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए आप इसमें जोड़ें। तो लंबित जो मामले पड़े हुए उनके मेन कारण अभी तक हैं कि हम देखते हैं कि कोर्ट इनको लंबित क्यों किए गए, जानबूझ के किया हुआ है या उसके पीछे कुछ और कारण है। तो अगर उनकी देखें इस मामले में नहीं, किसी मामले में देखें कि कोर्ट के अंदर कोई मामला है इतना लंबित पड़ा रहता है, अभी उसका ट्रायल नहीं चल पा रहा, उसका मेन रीजन है क्या। इसके मेन रीजन सबसे बड़ा है बड़े पैमाने पर लंबित होने के कारण मामलों के निपटारे में विलंब है। इसके अलावा वकील अधिवक्ताओं के कारण भी विलंब होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा मुद्दा है न्यायालय के पास कोई सुविधाजनक भवन या भौतिक सुविधाएं नहीं है, जिनके कारण किसी भी मामले को निपटाने में अधिक समय लगता है। स्थगन की बार बार बात आती है, अदालतों में छुट्टियां ज़्यादा होती हैं, पुलिस जैसी जांच एजेंसियों में भी मामले में देरी की भूमिका होती है, क्योंकि इसमें एक तो आपको पता है कि एक तरफ वकील भी हैं, पुलिस भी है, दोषी भी है, साथ साथ जज भी हैं, तो उनमें टाइम लगता है। साथ साथ उनके पास इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है कि वो तुरंत ट्रायल दे सकें। कुछ उनकी अपनी खुद की सोच भी है। कुछ उपाय हम दे सकते हैं जो आपको देरी रोक सकते हैं, वो ऐसे हो सकते हैं। सबसे पहले जितने भी कोर्ट हैं उनको क्या किया जाए, इफेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट किया जाए। साथ ही साथ जो भी जजेस हैं वो सही और तेज निर्णय जल्दी से दें, उनके अंदर स्किल डेवलप की जाए। उसके अलावा न्यायाधीशों की जो आपको पता है कि हमारे कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बहुत ही कम है, उनके रेशियो को बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो किसी स्पेशल रीजन में कुछ जजेस स्पेशलिस्ट हैं उनको अपने वो कार्य सौंपे जाएं। और आपको मीडिएटर, जहाँ तक वो मीडिएटर की बात की जाए, मतलब अगर मामला बाहर ही निपट सकता है तो हम क्यों अंदर में लेके आए। इसके अलावा न्याय पंचायतों को छोटे और छोटे मामलों के निपटारे के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए। सारा बोझ हम कोर्ट पे नहीं डालें, कुछ कोर्ट आप अलग न्याय पंचायतों में डालें, मीडिएटर के पास डालें। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में मानव द्वारा किया गया तकनीकी विकास इस उद्देश्य की प्राप्ति में अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। आप टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। आप क्या करिए, घर पे ही आप उनके बयान रिकॉर्ड कीजिए, जितने भी लोग हैं जो आपको गवाही देते हैं उनके बयान आप रिकॉर्ड कराइए। आप ऑनलाइन सीधा क्लास, जैसे आप उस टाइम क्लास कर रहे हैं वैसे आप ऑनलाइन वहाँ पे आप उनकी क्या कर सकते हैं, लोगों की गवाही ले सकते हैं, ये भी हो सकता है। आइए बात करते हैं न्यू शेफर्ड्स रॉकेट सिस्टम की। इस रॉकेट सिस्टम की आप बात क्यों करनी कि इसने एक नया आयाम खड़ा कर दिया है, एक नया पायदान चालू किया है आज वर्ल्ड में। क्या है ये, ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष में 10 मिनट की उड़ान भरने के बाद अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस पृथ्वी वापस आ गए हैं। इनके अलावा जो लोग आए मैंने आपको पहले बता दिया। तो इस अभियान की अगर बात की जाए, किस अभियान के थ्रू ये मानव लोग गए थे, ये लोग गए थे, उसका नाम है ब्लू शेफर्ड। तो ये रहा था ये अभियान और इसके अंदर ये लोग इस तरह बैठे हुए थे। तो आइए देखते हैं आखिर इसकी बात क्यों जा रही, क्या इंपॉर्टेंस है सिस्टम इस मिशन का। अंतरिक्ष यात्रियों ने जीरो ग्रेविटी के 3 से 4 मिनट का अनुभव किया है इसमें जाने के बाद, और अंतरिक्ष की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा कार्मेन लाइन से ऊपर की यात्रा की है। आपको बता दें कैरेमेन लाइन वो लाइन होती है कि अगर कोई ये देश है, इसके ऊपर एक आकाश में एक लाइन ऐसे ही काल्पनिक लाइन मान ली गई है जिसको बोला कैरेमेन लाइन।
तो यहाँ तक तो उस देश का अधिकार होता है, उसके ऊपर जितना भी है वो पूरे वर्ल्ड की प्रॉपर्टी होती है। तो ये कैरमन लैंड डिवाइड करती है किसी देश के अन्य क्षेत्र को, उसके ऊपर ये वर्ल्ड की प्रॉपर्टी है, तो उसी को कैरमन लैंड बोला गया है। तो देखते हैं ये रॉकेट सिस्टम क्या है, न्यू शेपर्ड। यह सिस्टम एक रॉकेट प्रणाली है जो पर्यटकों यानी टूरिस्ट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में ले जाने के लिए ब्लू ओरिजिन द्वारा बनाया गया है। तो ब्लू ओरिजिन द्वारा इसको क्या किया गया है, टूरिस्ट को एक जगह से, जैसे आप किसी टैक्सी में जाते हैं, ओला से जाते हैं, उबर से जाते हैं, किसी कैब से जाते हैं, वैसे ही आपको क्या कहाँ ले जाया जाएगा, आपको स्पेस में ले जाने के लिए ब्लू ओरिजिन ने इसको बनाया है, इस न्यू शेपर्ड रॉकेट को। न्यू शेपर्ड का नाम अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड के नाम पर रखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन है कि न्यू शेपर्ड किसके नाम पर रखा गया, तो ये है एलन शेपर्ड। इसके अलावा यह पृथ्वी से 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अंतरिक्ष में उड़ाने के और पेलोड की आवाज प्रदान करने की बात करता है। इसके अलावा प्रणाली पूरी तरह से, इसको आप रीयूज कर सकते हैं, वर्टिकल टेक ऑफ करा सकते हैं, वर्टिकल लैंडिंग करा सकते हैं, आप ऐसे से ले जा सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं। इसके अलावा आपको इस ऐसा नहीं आप एक बार स्पेस में यूज कर लिया तो ये आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, इसको आप रीयूज कर सकते हैं। यह विचार एकेडमिक रिसर्च, कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के उपक्रमों जैसे उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष में आसान और अधिक लागत प्रभावी पहुंच प्रदान करने वाला है। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 की। आखिर देखते हैं बात हुई क्या थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के कार्यकर्ता एरेंद्र लेचिंगबॉम को रिहा करने का निर्देश दिया है, जो कि कोविड-19 में इलाज के दौरान कुछ आरोप में पाए गए थे। क्योंकि अदालत ने उनसे कहा है कि निरंतर नजरबंदी उनके जीवन के मौलिक अधिकार और जीवन की उचित प्रक्रिया का उल्लंघन होगा। अदालत ने यह भी चिंता व्यक्त की है क्योंकि सरकार उन मामलों के निवारक निरोध का उपयोग कर रही थी जहां सामान्य दंड की धाराएं भी लागू नहीं होती, कि जहाँ आपको नॉर्मल दंड नहीं देना चाहिए था आपको, वहाँ पे आपने निवारक निरोध की बात कर दी। तो आइए देखते हैं निवारक निरोध अर्थात प्रिवेंटिव डिटेंशन आखिर है क्या। तो और साथ ही साथ देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में क्यों इसको ले दिया गया है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, ये संविधान के आर्टिकल 23 थर्ड वी के बारे में अंतर्गत है, जिसके अंदर क्या होता है, अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए या पब्लिक मैनेजमेंट के लिए कोई व्यक्ति की स्वतंत्रता हानि हो सकती है, अगर वो बाहर रहा तो उसको, वो यहाँ पे इसके उसकी कोई आपकी सरकार के खिलाफ कोई भड़का सकता है, दंगे करा सकता है, आम जन जीवन को क्या कर सकता है, आपको बाधित कर सकता है, तो आप इसके थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं, अर्थात आप उसको उल्लंघन करने से पहले, अपराध करने से पहले आप उसको रोक लेते हैं। जबकि आर्टिकल 22(4) ये भी कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत रखने का अधिकार नहीं देगा। अर्थात आप एक बार अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन या उसको कोई भी अपराध को रोकने के लिए या गलत भाषण देने के लिए, उत्तेजना फैलाने के लिए अगर आपको रोकना है, तो 22(3) के तहत आप रोक सकते हैं। लेकिन 22(4) इसमें ये कहता है आप रोक तो लेंगे, लेकिन एक बार में आपको उसको अधिकतम कितने महीने तक अंदर रख सकते हैं, वो 3 महीने तक। अगर आपको उसके और आगे रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सलाहकार बोर्ड का आपको गठन करना पड़ेगा, वो उसमें आपको एडवाइस देगी, वो अपनी रिपोर्ट लगाएगी, अगर वो रिपोर्ट लगाती है तब ये होता है। 1978 के 44 में संविधान संशोधन अधिनियम के ने एक सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना नजरबंदी की अवधि को 3 से घटाकर 2 महीने कर दिया है। हालांकि ये प्रावधान अभी तक लागू नहीं किया गया है, इसलिए 3 महीने की मूल अवधि अभी भी जारी है। यानी 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये की गई थी कि आप 3 महीने को घटाकर 2 महीने कर देंगे, क्योंकि उस टाइम आपको पता है मीसा लगाया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को अंदर बंद किया गया था, नेताओं को बंद किया गया था इंदिरा गांधी जी के ज़माने में। तो जब ये नई सरकार आई तो उन्होंने इसके 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये बात कही थी कि आप 3 को घटाकर कितना कर दीजिए, 2 महीने कर दीजिए। लेकिन अभी तक कोई इसमें कोई बोर्ड नहीं बना, किसी ने फैसला नहीं दिया, तो अभी भी क्या है, बेसिकली 3 महीने तक आप रख सकते हैं। तो देखते हैं आपको उसमें जेल की टाइम पीरियड क्या है। अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी को हिरासत में लिया जा सकता है वो 1 महीना है, लेकिन अगर सरकार को नए सबूत मिलते हैं तो कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। नहीं, अगर आपको अधिकतम अगर आपको जेल रख सकते हैं तो आप 1 साल रख सकते हैं, अगर आपको और सबूत मिल गए तो और बढ़ा दीजिए। साथ ही साथ एक व्यक्ति को उसके खिलाफ आरोप बताए बिना 10 दिनों के लिए रखा जा सकता है। अगर आपके पास कोई आरोप नहीं बता पा रहे हैं तो ऐसा नहीं आप सालों साल उसके अंदर बंद रहेंगे, बल्कि सिर्फ आप अधिकतम आपको 10 दिन तक बंद कर रख सकते हैं। उसके अलावा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, लेकिन मुकदमे के दौरान वकील को अनुमति नहीं दी जाएगी, तो आप अपील करते रहिए। ये इसमें प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर कानूनी चिंताओं की इसमें दुरुपयोग की बात की जाए तो क्या दुरुपयोग की बात कही गई है, दुरुपयोग की बात ये कही गई है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने अर्थात वकील से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं इसमें तो आप बंद करने की बात करें, जबकि इसके कंट्राडिक्टरी क्या बात कही जा रही है, अगर आप किसी को बंद कर देंगे तो आप अपने लीगल
आपको किसी से परामर्श लेना ले लीजिए, क्योंकि आपसे उसको वो आपका फंडामेंटल राइट है, आपसे उसको वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 50 के अनुसार गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करना चाहिए और उसे जमानत का अधिकार भी है कि आपको किस बेस पे आप गिरफ्तार किया जा रहा है वो आपको बताया जाए, और साथ ही साथ आपको जमानत अगर है उसको प्रावधान तो आप जमानत भी मिलनी चाहिए। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को इनमें से कोई भी अधिकार उपलब्ध नहीं होता है जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, सरकार को उस जानकारी को छुपाने का अधिकार है जिससे वह सार्वजनिक हित के खिलाफ समझती है। तो ये इसमें दुरुपयोग की बात है कि आप किसी को वैसे इसके आधार पर ले सकते हैं और आप या अपने पब्लिक सेफ्टी के हिसाब से उसे बंद कर रख सकते हैं। आइए बात करते हैं कि ऐसी जो वाइफ्स हैं जिनके पति जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं, अब उनको क्या किया गया है, जम्मू कश्मीर ने प्रावधान कर दिया आपको वहाँ पे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको वहाँ से दे दी जाएंगे। पहला क्या था, पहले यहाँ पे ये था अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तब तो ठीक है, अगर आप वहाँ की लड़की ने किसी बाहर लड़की शादी की है तो उस लड़के को जम्मू कश्मीर की रेजिडेंशियल आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते थे, लेकिन अब ये प्रावधान कर दिया गया है। तो अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो 5 अगस्त 2019 से पहले जब केंद्र ने जम्मू कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर के बाहर विवाहित स्थानीय महिलाओं के पतियों को संपत्ति खरीदने या जम्मू कश्मीर में नौकरी करने के लिए आवेदन का कोई अधिकार नहीं दिया था, अब उसको चेंज किया है। पहले क्या था कि आपको ये रूल बनाया गया था अगर आप यहाँ के लोकल की शादी करेंगे तो आप ना तो यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं ना यहाँ पे क्या जॉब कर सकते हैं, लेकिन अब इसको कुछ चेंज किए देखते हैं क्या है। तो जो अमेंडमेंट किए गए हैं रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए, देखते हैं उनके रूल क्या है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मई 2020 में रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट प्रोसीजर जो रूल्स हैं 2020 के जम्मू कश्मीर अनुदान को अधिसूचित किया है। इन संशोधित नियमों के तहत पात्र गैर स्थानीय लोग भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब क्या होगा, उनके प्रति अब आपको अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ के रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता है जम्मू कश्मीर पहले जो राज्य था वो यूटी बन चुका है, के तहत किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए अदवास प्रमाण पत्र को एक बुनियादी पात्रता शर्त बनाया गया था पहले, कि आप उसी को यहाँ पे जॉब मिलेगी जिसके पास यहाँ का रेजिडेंशियल प्रूफ है। तो अब क्योंकि अब यहाँ इन लोगों को रेजिडेंशियल प्रूफ मिल जाएंगे तो अब इसको क्या है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक इसमें एक सही बात क्या कही गई है कि जो सर्टिफिकेट जारी करने में जो अधिकारी हैं अगर वो नहीं करते जारी तो उनके ऊपर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, वो भी कहाँ से, उनकी सैलरी से वसूला जाएगा। तो अब आप मनाही भी नहीं कर सकते। आइए बात करते हैं लोकपाल के जांच निदेशक के बारे में। आखिर जांच निदेशक के बारे में चर्चा क्यों है कि अभी क्या हुआ है कि लोकपाल बने हुए 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी जांच निदेशक को नियुक्त नहीं किया गया है। तो वो क्यों सुर्खियों में है, क्योंकि आपको बता दें लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, आपको याद है इस टाइम अन्ना हजारे जी ने अपना आंदोलन चला रखा था और देश ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया था, तब जाके कांग्रेस सरकार ने इसको बनाया था। तो बनाया तो मनसा उनकी वैसी थी, अब जो सरकार आई उन्होंने भी इसको निदेशक नियुक्त नहीं किया। इसका मतलब क्या है, सभी लोग जैसा बिहेवियर करने की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ था, इन्होंने ये रूल बनाया था कि एक जांच निदेशक डायरेक्टर होगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा। इसके अलावा लोकपाल द्वारा सीवीसी अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को संदर्भित प्रारंभिक जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उसकी नियुक्ति की जानी थी। अब मुद्दा हो क्या रहा है, भारत में प्रारंभिक जांच करने के लिए आयोग के मामले प्राप्त हो रहे हैं कि आप जांच करिए, लेकिन उसके लिए कोई निदेशक डायरेक्टर बना हुआ नहीं। साथ ही साथ मार्च 2021 तक प्रारंभिक जांच के लिए 41 मामले प्राप्त हुए हैं और आपको पता है प्रारंभिक जांच एक निदेशक द्वारा डायरेक्टर द्वारा ही चालू की जा सकती है, कि वो है नहीं तो इसके मामले लंबित पड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि 2013 में जो लोकपाल अधिनियम बनाया गया था उसकी विशेषताएं क्या थी, आखिर लोकपाल है क्या। इस आर्टिकल के द्वारा जो बनाया गया था, जांच अधिकारी जिसको बनाया गया था उसको केंद्र में तो बोला गया लोकपाल और राज्य स्तर में इसी को बोला गया लोकायुक्त। तो ये है क्या, ये भ्रष्टाचार को विरोधी लोकपाल की स्थापना के नाम से देते हैं कि एंटी करप्शन के लिए बनाया गया था, करप्शन को समाप्त करने के लिए इनको बनाया गया था। तो आपसे अगर ये प्रश्न आता है कि लोकपाल और लोकायुक्त में क्या अंतर है, तो आपको बता दें जो सेंटर में जो बनता है भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारी उसको बोलते हैं लोकपाल और जो राज्य सरकार बनाती है उनको बोलते हैं लोकायुक्त। लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री सहित सभी श्रेणियों के लोक सेवकों को कवर करेगा, लेकिन सशस्त्र बल लोकपाल के दायरे में नहीं आएंगे। लोकपाल उनको नहीं चेक कर पाएगा क्योंकि वो देश की सिक्योरिटी की बात है। इस अधिनियम में भ्रष्ट तरीके से अर्जित संपत्ति को कुर्की और उनकी जब्ती के प्रावधान भी शामिल हैं, भले ही अभियोजन लंबित हो। अगर आपके कोर्ट में केस चल रहा है लेकिन आप उसके अंदर आ गए जांच के दायरे में और अगर आप उसमें दोषी करार होते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा, चाहे आपके पास केस कोई सा भी चल लिया। इसके अलावा विशुअल ब्लोअर के रूप में कार्य करने वाले लोक सेवकों की रक्षा की जाएगी। ऐसे लोग जो आपको सूचनाएं प्रदान करते हैं कि ये गलत है ये सही है, तो उनको भी लोक सेवक की तरह किया गया, उनको सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। अगर इनकी शक्तियों की बात करें लोकपाल की, तो लोकपाल के पास लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों के लिए सीबीआई सहित किसी भी जांच एजेंसी पर अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति होती है। लोकपाल
किसी भी सीबीआई के साथ साथ कोई भी अगर जांच एजेंसियां हैं उनको क्या कर सकती है, उनको डायरेक्शन दे सकती है, निर्देश दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है, उनको रिव्यू कर सकती है। इसके अलावा लोकपाल किसी भी लोक सेवक को एक समय पूछताछ कर सकता है, अगर उसके अंदर जितने भी लोक सेवक चाहे पीएम है, अगर उसको कोई बात उससे पूछनी है तो उसके वो बात पूछ सकता है। साथ ही साथ लोकपाल द्वारा निर्दिष्ट मामलों की जांच कर रहे सीबीआई के किसी भी अधिकारी को लोकपाल की मंजूरी के बिना ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अगर लोकपाल ने लगाया कि आप यहाँ जांच कीजिए और कोई भी उन्हें बाधित करने की कोशिश करता है और उनकी ट्रांसफर कराता है सरकार, तो वो नहीं करा पाएगा। इसके अलावा लोकपाल को अपनी पूरी जांच 6 महीने के अंदर पूरी करनी होती है। हालांकि लोकपाल या लोकायुक्त एक बार में 6 महीने के विस्तार की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते ऐसे विस्तार की आवश्यकता के कारण निम्नलिखित लिखित रूप से दिया जाए, रिटर्न में दिया जाए कि हाँ इनकी और हमें चाहिए टाइम 6 महीने का, तो आप रिटर्न में दीजिए तो बढ़ा देंगे। इसके अलावा लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल अदालतें गठित की जाएंगी कि जिससे कि स्पीडी ट्रायल हो सके और तुरंत निर्णय आ सके। आइए बात करते हैं H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की, जिसकी मैंने आपको परसों बता दिया था। फिर भी बात करते हैं, इसको डिटेल में आज देखते हैं। भारत में इस साल H5N1 के एवियन इन्फ्लुएंजा से पहली मौत का मामला दर्ज हो चुका है। अब ये एवियन सोर्स जैसे जो भी पक्षी होते हैं उड़ने वाले, वो H5N1 क्या होता है, उनके अंदर वायरस होता है H5N। इन्होंने क्या किया, ह्यूमन को इन्फेक्ट किया और उसकी वजह से क्या हुआ, उनका म्यूटेशन हुआ, डिस्ट्रोज फॉर्मेशन हुआ और ये इसमें उनको पैंडेमिक बन गया। तो आखिर देखते हैं, जो H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा है उसको ही आम भाषा में बर्ड फ्लू का नाम दिया गया है। तो देखते हैं बर्ड फ्लू है क्या। इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। यह दुनिया भर में जंगली पक्षियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। तो अगर आपको थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन आता है कि बर्ड फ्लू किसे कहते हैं, तो एवियन इन्फ्लुएंजा। तो एवियन इन्फ्लुएंजा के कौन से वायरस होता है, उसका आंसर होना चाहिए आपको टाइप ए। इसके अलावा वायरस घरेलू पोल्ट्री को संक्रमित कर सकते हैं, अर्थात आपके जो घर में जो जो मुर्गियां पालते हैं उनको ये संक्रमित कर सकते हैं, उनको इन्फेक्टेड कर सकते हैं। और थाईलैंड के चिड़ियाघरों में सूरों, बिल्लियों और यहाँ तक कि बाघों के बीच H5N1 संक्रमण की खबरें आ चुकी हैं। इसके लक्षणों में हल्के से लेकर गंभीर इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर ये कैसे फैलता है, मनुष्यों में एवियन और स्वाइन इन्फ्लुएंजा के संक्रमण की खबरें आ चुकी हैं। संक्रमण घातक है क्योंकि इसके जो मोर्टेलिटी रेट है वहाँ 60% लोग इसमें मर सकते हैं। साथ ही साथ वायरस संक्रमण का सबसे आम सीधा संपर्क होता है यदि वे किसी भी इन्फेक्टेड पोल्ट्री के पास आप जाओगे, उस दूसरी सतह पे या वहाँ की हवा के संपर्क में आएंगे तो आप प्रभावित हो सकते हैं। तो आप इससे थोड़ा बच के रहें। आइए बात करते हैं, केंद्र ने स्टैंड अप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ा दिया है। तो स्टैंड अप योजना क्यों बढ़ाई गई है, तो देखते हैं। बैंकों ने पिछले 5 वर्षों में इस योजना के तहत लगभग 1,16,226 बेनिफिशरीज को ये लाभ प्रदान कराया है और उनको टोटल रुपया कितना बांटा है, 26,204 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं इस योजना स्टैंड अप इंडिया के तहत। इस योजना में 93,094 से अधिक महिला उद्यमियों को भी लाभ मिला है। तो ये महिलाओं की बराबरी की बात भी करता है, इसलिए इसको और इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। अगर स्टैंड अप इंडिया की बात की जाए स्कीम के अंदर है क्या, तो इसको 2016 में लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ ये लोगों के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की बात करता है और साथ ही साथ ये ज़मीनी स्तर पर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। सिडबी नाबार्ड के कार्यालय को स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर नामित किया जाएगा। योजना के तहत ऋण केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। तो आपको बता दें, दो तरह की परियोजनाएं होती हैं, एक होता है ग्रीनफील्ड, एक होता है ब्राउनफील्ड। ब्राउनफील्ड उन योजनाओं को कहते हैं जो पहले से चल रही हैं, उनमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए उनको कुछ और रुपया देके उनको और बढ़ाया जाता है। जबकि ग्रीनफील्ड ऐसी योजनाएं होती हैं जो पहली बार स्टार्ट की जाती हैं, आपने जीरो बेस स्टार्ट किया है, तो उन्हीं को बोलते हैं ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा, स्टेट ऑफ इंडिया किसको सपोर्ट करता है, किसको रुपए देता है, तो वो देता है ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को। अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो ये मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर या फिर ट्रेड क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए जितने भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकें हैं जिनको आरबीआई द्वारा अनुसूचित किया गया है, से 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच की ऋण की सुविधा दी जाती है। साथ ही साथ ऐसी सुविधा कम से कम एक एससी या फिर एक एसटी उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को प्रति बैंक शाखा देती है। तो अगर आपसे बात की जाए स्टैंड अप इंडिया में कितना आपको मिल सकता है ऋण, आपको कितना डेप्ट मिल सकता है, वो है 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़। और लेकिन आपको हर बैंक में कम से कम एक शेड्यूल का कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब और एक महिला को आपको कम से कम डेप्ट उधार देना होगा। आइए बात करते हैं मुस्कान योजना की। तो मुस्कान योजना किस मंत्रालय ने चलाया है, वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। और इसमें क्या मेन उद्देश्य है, हाशिए में पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता करने के लिए योजना बनाई गई है मुस्कान योजना, जो बिल्कुल लोग बैकवर्ड है उनके लिए बनाई गई है। तो देखते हैं इस योजना के बारे में। स्माइल का अर्थ है आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन। योजना का फोकस रिहेबिलिटेशन, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, उनको एडवाइस देना, बुनियादी दस्तावेज तैयार करना, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, आर्थिक संबंध आदि से है।
इसमें कुछ उप योजनाएं शामिल हैं, जिसके अंदर कौन है, भीख मांगने के लिए कार में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्र क्षेत्र की योजना है ये। तो आपको अगर आपसे क्वेश्चन आए कि इस्माइल योजना के अंतर्गत किस किसको शामिल किया गया है, तो इसमें भीख क्षेत्र है, उसको भी, जो लोग भीख मांगते हैं उनको भी इस्माइल योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये योजना राज्य, संघ शासित क्षेत्रों के साथ साथ स्थानीय शहरी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, संस्थानों और अन्य के सहयोग के साथ लागू की जा रही है। लगभग हर कम्युनिटी को इसमें शामिल किया गया है। तो आपको एक सिंपल डाटा बता देते हैं, मेन डाटा देखते हैं इसमें क्या है कि भारत में भिखारियों की स्थिति क्या है। तो 2011 में आपको पता है, लास्ट अभी सेंसस हुआ है, लास्ट वाला 2021 में आएगा, पब्लिश होने वाला है। तो देखते हैं 2011 के सेंसस के क्या आया हुआ है कि भारत में जितने भिखारी हैं, टोटल भिखारी हैं 4,13,670। उनमें से 2,21,673 पुरुष हैं और 1,91,997 महिलाएं हैं। लगभग बराबर हैं दोनों लोग, 2-2 लाख के आसपास। और ये गणना पिछले 10 साल में बढ़ी होगी, कम तो हुई नहीं होगी, सीधी बात है। साथ ही साथ अगर इसी सेंसस की बात की जाए 2011 की, उस सेंसस के अनुसार कि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक भिखारी हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में है। जबकि 2011 के अनुसार लक्षद्वीप में केवल 2 लोग भिखारी हैं, बाकी कोई भिखारी नहीं है। अगर यूटीज की बात की जाए, सबसे अधिक भिखारी नई दिल्ली में है, उसके बाद चंडीगढ़ में है। अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात की जाए, पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए, सबसे अधिक भिखारियों के चार्ट में सबसे ऊपर असम है, फिर मिजोरम है। सॉरी, असम सबसे ऊपर है, मिजोरम सबसे नीचे। इसके अलावा मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश इनमें बीच में है। आइए बात करते हैं आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए WHO, GMP, COPP प्रमाणन क्या है, सर्टिफिकेट क्या है, इनके प्रमाण देखते हैं। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IMPCL ने 18 आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए WHO GMP अर्थात गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस प्रमाणन के लिए आवेदन किया गया है। इन दवा कंपनियों को दवा बेचने में सक्षम होने के लिए अधिकांश वैश्विक बाजारों से WHO GMP प्रमाण पत्र अनिवार्य होते हैं। अगर आपको अपने विदेशों में अपनी दवाइयाँ बेचनी है तो आपको WHO GMP COPP सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। तो आपको बताइए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। WHO द्वारा अनुशंसित प्रारूप में जारी किया गया एक सर्टिफिकेट है। यह जारी होने के 3 साल के लिए आपको वैलिड होता है। साथ ही साथ क्या होता है, जब उसके 3 साल की आपकी टाइम खत्म हो जाता है, आप दोबारा इसको क्या कर सकते हैं, रिन्यूअल करा सकते हैं और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट खबरों की बात करते हैं। तो बात करते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अगर इस नाम से ही देखें तो मैन पोर्टेबल मतलब होता है जिसे इंसान चला सके अपने द्वारा। एंटी टैंक मतलब होता है जो टैंक को तोड़ सके, उस पर काबू पा सके। और गाइडेड मिसाइल मतलब क्या है, आपके निर्देश के अनुसार मिसाइल कार्य करे। तो MP-ATGM तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसकी शॉर्टकट में MP-ATGM है, ये थर्ड जनरेशन की एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसको किसने विकसित किया है, तो DRDO ने। तो ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि इस मिसाइल को किसने विकसित किया, तो उसका आंसर है DRDO ने, और इसको स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। और इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 2.5 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। अगर आप इसको दागेंगे तो 2.5 किलोमीटर तक आप इसमें रेंज ले सकते हैं। साथ ही साथ इसे कंधे से फायर करने में सक्षम है और इसे दिन और रात में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें लोएस्ट पार्श्व केंद्र और ग्रेविटेशनल ऑफसेट की सुविधा भी दी गई है। साथ ही साथ ये आग पर भी काम करता है और दागों भूल जाओ वाली प्रणाली पे काम करता है। तो ये इसकी शीर्ष आक्रमण क्षमताओं के लिए इसे जाना जाता है। आइए बात करते हैं नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल। न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल में आकाश मिसाइल प्रणाली है, उस अब नई जनरेशन का अपडेट किया गया। ये रही आकाश मिसाइल। ये बेसिकली है क्या, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो ये 60 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, यानी कि आप सतह से इसमें दागिए और आकाश में आप 60 किलोमीटर आकाश में जाके आइए, 60 किलोमीटर रेंज तक ये कवर करेगी। और इसकी स्पीड है वो 2.5 मैक है। आपको बताना चाहिए जो स्पीड होती है, जब जहाँ स्पीड मैक में जानते हैं, तो इसकी 2.5 ध्वनि की गति से 2.5 गुना अधिक तेज ये दौड़ सकती है। और इसको भी DRDO ने विकसित किया। तो आपसे क्वेश्चन आए कि न्यू जनरेशन के आकाश मिसाइल को किसने विकसित किया, उसका आंसर है DRDO। आइए बात करते हैं कमान अमन सेतु के बारे में। ये है कमान अमन सेतु, यहाँ ब्रिज बनाया गया है। तो ये है क्या, बेसिकली ये भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने हाल ही में कमान अमन सेतु में फ्लैंग मीटिंग और मिठाइयों का आदान प्रदान किया। अभी हाल ही में ईद के उपलक्ष्य में लोगों को मिठाइयाँ बांटी गई, इंडिया से पाकिस्तान गई और पाकिस्तान की सेना ने हमें दी हैं। कमान अमन सेतु उत्तरी कश्मीर में उरी में स्थित है। जो आपने मूवी देखी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उसी की बात चल रही है। कमान अमन सेतु भारत और पाकिस्तान के बीच मैत्री पुल उरी जिले में भारत पाक सीमा का अंतिम बिंदु है, वहां पर इस ब्रिज को बनाया गया है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन ने स्विस आल्प्स में 1000 से अधिक झीलें जोड़ दी हैं। जो झीलें अलग अलग थी, क्योंकि वहां से बर्फ ग्लेशियर पिघल गए हैं तो बर्फ खत्म हो गई है। तो 1000 से झीलें स्विस आल्प्स जो है स्विट्जरलैंड में, वो क्या हुआ है, यहाँ वहाँ पे बर्फ पिघलने के बाद में वो झीलें एक साथ एक जगह इकट्ठी हो गई हैं।
स्विस आल्प्स में पिघलने वाले ग्लेशियर में पहाड़ों की 1000 से अधिक नई झीलें बन गई थी। यह तेजी से जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। 1850 के आसपास लिटिल आइस एज की समाप्ति के बाद स्विस आल्प्स के पूर्व हिमाचल क्षेत्रों में लगभग 1200 नई झीलें बनी थी, जिनमें से 1000 आज भी मौजूद हैं। लिटिल आइस एज एज मतलब यहाँ पे उम्र से है। जलवायु अंतराल में 14वीं शताब्दी की शुरुआत से 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ था, उसको ये बाद नाम टर्म दिया गया लिटिल आइस एज, जिसकी टाइम है 14th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी। इसके अलावा बात करते हैं राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार के बारे में। यह भी लॉन्च किया गया पुरस्कार है जो देश में रसद यानी कि खाद्य सामग्री है उनकी आपूर्ति श्रृंखला में शामिल विभिन्न खिलाड़ियों को उचित पहचान प्रदान करता है। पुरस्कार को 2 श्रेणियों में बाँटा गया है। पहली श्रेणी में सर्विस प्रोवाइडर और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं, जबकि दूसरी कैटेगरी में विभिन्न यूजर इंडस्ट्री को सम्मिलित किया गया है। पुरस्कार सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करने, जिसमें लॉजिस्टिक क्षेत्र में प्रक्रिया मानकीकरण, समेकन, डिजिटल परिवर्तन, तकनीकी उन्नयन और स्थायी अभ्यास शामिल हैं, इसके अंतर्गत शामिल है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता किसके लिए किया गया है? ये किया गया है रसद आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न खिलाड़ियों को उनको उचित पहचान दिलाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज की करंट अफेयर आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।